प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत टॉपिक भारतीय संविधान सभा के बहिरंग या व्यवहार में उपस्थिति का, यानी भारतीय संविधान के बाहर ऐसी कौन कौन सी संस्थाओं का विकास हो गया है, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं या लक्षण बनकर सामने आए हैं जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को संघात्मकता की अपेक्षा एकात्मकता की ओर ले जाने वाले हैं। हमने जो संविधान के अंतरंग या संविधान की एकात्मकता को अध्ययन कर लिया था। आज हम बहिरंग या बाहर या व्यवहारिक राजनीति द्वारा उत्पन्न एकात्मक तत्वों की चर्चा करेंगे। पहला है प्रधानमंत्री का करिश्माती व्यक्तित्व, यानी प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व होता है वो भारतीय राजनीति में जो संघात्मक व्यवस्था है उसको निष्प्रभावी कर देता है, उसको कमजोर कर देता है और अच्छा व्यक्तित्व है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, संघात्मक व्यवस्था को कमजोर करके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को व्यवहार में एकात्मकता की ओर मोड़ देता है। हमने ये स्वतंत्रता के बाद से जब से चुनाव हुए हैं तब से लेकर के आज तक निरंतर ये अनुभव किया है कि जब जब प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है उसकी बात को आम जनता ने बहुत प्रभावी तरीके से सुनी है और उसकी अपील के अनुसार निर्णय किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का व्यक्तित्व है वो प्रथम स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अपनी मृत्यु पर्यंत प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। उनकी बात को आम जनता ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना, गंभीरता से सुना और उनकी अपील के अनुसार जनता ने मतदान किया और वो निरंतर प्रधानमंत्री बनते रहे। नेहरू जी की बात श्रीमती इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में हमें भारतीय व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत दिखलाई देता है। इंदिरा जी की अपील आम जनता के मानसिकता पर बहुत प्रभावी तरीके से देखी जा सकती है। आज भी भारतीय जनमानस में ये चर्चा बुजुर्गों में देखने को मिलती है कि भारत में नेता तो बहुत हुए लेकिन इंदिरा गांधी जैसा कोई नहीं। ये बात ये साबित करती है कि उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, उनकी कार्यशैली, उनकी व्यवहार कुशलता, आम जनता से जुड़ाव अद्भुत था और उसी कारण वो निरंतर लगातार बहुत सालों तक प्रधानमंत्री रही। जब एक बार 1977 में चुनाव हार गए तो बहुत बड़े बहुमत के साथ 1980 में भारतीय जनता ने उनको दोबारा मौका दिया। वो उनके व्यक्तित्व का विराट रूप था। उनके व्यक्तित्व के कारण देश के अंदर और बाहर उनकी निर्णय क्षमता की प्रशंसा भारतीय लोगों ने खूब सुनी, खूब हुई। इंदिरा जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व है भारतीय जनमानस के पटल पर छाया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता है, उनकी स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी के बाहर क्षेत्रीय दलों में भी, जो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाना चाहता था वो क्षेत्रीय दल भी अटल बिहारी वाजपेयी के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने को तैयार हुए और उनकी सभाओं में उनको सुनने के लिए भारतीय लोग उत्सुक रहते थे। राजनीतिक दल की सीमाओं से परे उनको लोग सुनने को आते हैं। उसके बाद अप्रैल मई 2014 के लोकसभा चुनाव के समय श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व भारतीय जनमानस पर छाया रहा। 1989-90 के बाद पहली बार भारत में मई 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी में श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और प्रभाव था। आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर के श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का मतदान किया और यही घटनाक्रम दोबारा अप्रैल मई 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। नवंबर दिसंबर 2018 में कुछ राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान। लेकिन
अप्रैल मई 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में लगभग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण जीत मिली। यानी स्थानीय नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा। हम ये कह सकते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली हुआ तब तब संघात्मक व्यवस्था कमजोर होती एकात्मता की ओर बढ़ी है, मजबूती से बढ़ी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है योजना आयोग, जिसने संघात्मक को एकात्मता की ओर मोड़ा, मजबूती प्रदान की है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। प्रधानमंत्री इसका पद अध्यक्ष होता है। आर्थिक नियोजन को व्यवहार में लागू करना का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। योजना आयोग के महत्व के कारण अशोक चंदा ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल की संज्ञा दी है। ग्रेनविल पोस्ट ने भी माना है कि आर्थिक नियोजन में योजना आयोग के कारण केंद्रीय भूमिका प्राप्त कर ली है। तीसरी संस्था जिसने एकात्मता को मजबूती प्रदान की वो राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद का लक्ष्य योजना आयोग, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। के संस्थान ने राष्ट्रीय विकास परिषद को भारतीय संघ की सर्वोच्च मंत्रिपरिषद कहकर पुकारा है। चौथा बिंदु केंद्रीय सरकार या संघ सरकार या भारत सरकार को मजबूती प्रदान करता है, राज्यों को कमजोर बनाता है। वो केंद्रीय एजेंसियां जैसे सीबीआई, आयकर विभाग और उसकी छापे, प्रवर्तन निदेशालय और उसकी कार्यवाही केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करती है, राज्य सरकारों को कमजोर करती है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इस कारण कुछ विचारकों ने, विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि भारतीय संविधान संघात्मक दिखता अवश्य है, लेकिन इसकी भावना एकात्मक है। प्रोफेसर केसी घेर ने भी कहा है भारतीय संविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से कुछ संघीय तत्व हैं, न कि ऐसे संघ राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से कुछ एकात्मक तत्व हैं। डॉक्टर कृष्णाप्पी मुखर्जी ने भी कहा है भारतीय संविधान असंघीय है या एकात्मक है। दुर्गादास बसु ने भी एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है भारतीय संविधान न तो नितांत संघात्मक है और न एकात्मक, वरना ये दोनों का मिश्रित रूप है, मिला जुला रूप है। ये एक अनुपम या अद्वितीय प्रकार की मिश्रित शासन प्रणाली है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।